एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स का। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। ठीक है ना। इसका पहले यूनिट में जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चैप्टर अब पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं इसलिए उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ जिनके आंसर करा दे, तो जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, किसी ना किसी साल या हर साल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट फीडबैक के लिए यार कमेंट ज़रूर लिखा करो कि कैसी लगी वीडियो, क्या कमियां हैं मेरी वीडियो में। कम से कम मुझे पता तो चले कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं आपके लिए और क्या नया ला सकता हूं। कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए हम पहला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, ये एक क्वेश्चन बनता है। और इसी में दूसरा भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्भव, ठीक है ना, डेवलप कैसे हुआ, विकास मतलब कैसे, उद्भव कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, उसका वर्णन कीजिए। इसमें ये बनते हैं क्वेश्चन। कभी एग्जामिनर क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उठाएगा और किसके साथ जोड़ के पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उद्भव और विकास के साथ। कभी क्या करेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन उठाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी प्रकृति पूछेगा या तो विषय पूछ लेगा। ठीक है ना, इसमें से कोई भी आंसर कुछ भी कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, बस आपको शब्दों को समझना होता है। पहला आओ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र और प्रकृति का है। ठीक है, अथवा में आप क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन देख लो आप, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों की आपसी संबंधों के सब पहलू का वर्णन करता है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या करता है, सभी राष्ट्र के जो अंतर संबंध पहलू होते हैं, ठीक है, आपसी संबंध होते हैं, उनको बताता है। चाहे वे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उन सभी चीज़ों को बताएगा, संबंधों को। सामंतीय को या युद्धमय हो, यानी लड़ाई शांति प्रिय हो या तो युद्ध हो या तो लड़ाई हो, मार झगड़ा हो, ठीक है ना, तनाव हो, इन सभी को ये बताएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की इस देश के साथ हमारा ऐसा संबंध है, चीन के साथ अच्छा संबंध है, अमेरिका के रूस के साथ सबसे अच्छा संबंध है। ठीक है, आप देखते हो ना टीवी में, न्यूज़ में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में छप के आता है कि किन देशों के साथ कैसा संबंध रहा है, तो वही चीज़ बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करेगा, यानी बताएगा, चाहे वो राजनीति हो या गैर राजनीति हो। ठीक है, शांतिय हो या युद्धमय हो, यानी शांति प्रिय हो या युद्ध हो, वो भी बताएगा। अब चाइना के साथ युद्ध हो या फिर पाकिस्तान के साथ आप लड़ाई देखते हो, ये तो युद्ध इंटरनेशनल न्यूज़ में तो आता ही है। ठीक है ना, भारत में भी कई न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जाते हैं, अखबार में भी आता है कि इस देश के साथ रिलेशन ख़राब है। युद्ध हो या आर्थिक हो स्थिति हो, आर्थिक नीति हो, ठीक है, या भौगोलिक हो। भौगोलिक का मतलब होता है क्षेत्र उत्र, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर के मुद्दे को, कश्मीर आज़ाद कश्मीर कराना है। चाइना कुछ चीज़ों को, ठीक है, वो अपने क्षेत्र में दिखाता है, तिब्बत उब्बत जैसे एरिया को अपने क्षेत्र में दिखा देता है वो। ठीक है, नेपाल भी अपने क्षेत्र में कई सारे चीज़, काला पानी और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो अपने क्षेत्र में दिखाता है। तो उस भौगोलिक क्षेत्र को भी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताता है। ठीक है, सरकारी हो या गैर सरकारी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों को केवल राजनीतिक संबंधों का ही निरूपण करता है, मतलब पॉलिटिकल, ठीक है, रिलेशन को ही बताता है ये। ठीक, एक तरीके से आप इसमें इजी शब्दों में समझ के ले सकते हैं कि जो विभिन्न देश होते हैं उनके बीच संबंधों का अध्ययन होता है इसमें। यानी बहुत जो देश हैं पृथ्वी पे, जो देश बसे हुए हैं, उन सभी देशों के आपसी संबंधों को बताता है, उनका अध्ययन करता है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है ना, किस देश का किसके साथ क्या रिलेशन है, कैसे काम कर रहा है, क्या नीतियाँ हैं, क्या पॉलिसी अपना रहे हैं लोग, क्या, ठीक है, क्या आयोग बना रहे हैं, ठीक, क्या रणनीति है इनकी, ठीक, क्या संधि कर रहे हैं लोग, अधिकतर चीज़ें बताता है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है, मतलब इतना बड़ा होता है कि इसमें कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीति संबंधों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच संबंध बनाने में मदद करता है, कि मतलब आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा। ठीक है ना, इन सभी को संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें और भी एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दो कि राष्ट्र को एक दूसरे के साथ सहयोग करने में, संसाधनों के साथ साझा करने और वैश्विक मुद्दों का सामना करने के तरीके के रूप में जानकारी साझा करता है। मतलब कि वो सभी चीज़ें जो सभी विश्व के लिए खतरा है, उनके
जानकारी साझा करता है कि भाई ये खतरा है, जैसे कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण सबके लिए खतरा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉरी पर्यावरण जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ये दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। आतंकवाद पूरे देशों के लिए खतरा है, उन सबको संबंधों को भी बताता है कि भाई ये चीज़ है, हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो एक संबंध को बता रहा है, ठीक। महामारी हो जाए, ठीक है ना, आप कोरोना वाले में महामारी में देख लो, उससे पहले जो महामारियाँ आई थी उसमें भी संबंधों को दर्शा रहा है कि सारे देश एकजुट होकर काम करो, महामारी से लड़ो। क्योंकि महामारियाँ, आतंकवाद, पर्यावरण, भूखमरी, ये सब ना सीमाएं नहीं देखती, ये सब सीमाएं नहीं देखती, इनको जहाँ होना होता है शुरू हो जाती हैं, फिर तो जहाँ तक फैल सकती हैं फैल जाओ, ठीक है। हंस मार्गेंथ्यू अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विचारक के महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है। हंस मार्गेंथ्यू एक जर्मनिक अमेरिकी न्यायवादी और राजनीतिक वैज्ञानिक थे जो 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से एक थे, हंस जे मार्गेंथ्यू, ठीक है। इनकी थ्योरी हम आगे भी पढ़ेंगे पूरी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और कानून के अध्ययन हेतु योगदान दिया, और उनकी पुस्तक राष्ट्रों के बीच यानी पॉलिटिकल अमंग नेशन जो 1948 में लिखी, वो पहली बार प्रकाशित हुई, ठीक है, प्रकाशित हुई। और उनके विचार क्या रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आपने ये देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है ये समझ लिया। अब मार्गेंथ्यू की धारणा समझ लो, उसके क्या विचार रहे हैं हंस जे मार्गेंथ्यू के, ठीक है। हंस जे मार्गेंथ्यू के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी जो हंस जे मार्गेंथ्यू है वो एक, ठीक है, विचारक हैं, वो मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय है राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो शक्ति के लिए संघर्ष है। वो कहते हैं कि सब अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हैं, शक्ति अर्जित करना चाहते हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं, अमेरिका कहेगा मैं सबसे पावरफुल हूँ, चीन कहेगा मैं सबसे पावरफुल, सब अपने आप को एक शक्ति के रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं कि मैं सबसे पावरफुल बनूंगा, मेरे से आगे कोई पावरफुल होगा नहीं, ठीक है। शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, एकदम पावर, वर्ल्ड पावर बनना है हमें। प्रोफेसर चार्ल्स स्लीचर, ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। हेरोल्ड और मार्गेट स्प्राउट, ठीक है, स्प्राउट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के संबंध और संबंधों के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें विरोध और प्रतिरोध या उद्देश्य या हित के संघर्ष के कुछ मूल तत्व मौजूद होते हैं। मतलब ऐसे वो चीज़ें प्रस्तुत करते हैं जिसमें विरोध भी होता है, शांति भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, ठीक है ना, आंदोलन भी होते हैं। कभी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखा है आंदोलन, यूएनओ में एक तरीके से समझ लो, जब का कोई चीज़ मतलब होता है तो यूएनओ में भी आंदोलन हो जाते हैं, ठीक है। हार्टमैन के अनुसार क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति का केंद्रीय है जिसके द्वारा राज्य को अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों को संयोजित करते हैं ये लोग, ठीक है, बताते हैं। आगे चलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, उस अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को स्वरूप से है, मतलब दो या दो से अधिक देश जो होते हैं उनके स्वरूप से, संबंधों स्वरूप से है, जिसमें सामाजिक भी आएगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक आएगा, व्यापारिक आएगा, संस्कृत आएगा, शैक्षणिक आएगा, यानी एजुकेशन आप बाहर जाते हो ना देशों में पढ़ने, जैसे कि एमबी डॉक्टर की अधिकतर पढ़ाई बाहर विदेशों में ही होती है, ठीक है, इंडिया में तो कम होती है, बाहर विदेशों में ही होती है, तो वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट है, कानून, ठीक है ना, लॉ, यानी कि यूएनओ के जो लॉ कानून होते हैं, ठीक है, यानी कोई किसी राष्ट्र पे हमला नहीं करेगा बिना वजह से। राजनीतिक खोज एवं अन्वेषण संबंधी इत्यादि संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का इस चीज़ में अध्ययन किया जा रहा है। दो या दो से अधिक देशों के बीच के संबंधों को बताता है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा कोष यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये रहा विश्व बैंक जैसे कोष, विश्व बैंक जैसे गैर राज्य गतिविधियों और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों से संबंधित है, ठीक है। ये संबंधित होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इनका भी संबंध देशों के साथ होता है, ठीक है।
और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों, विभिन्न राष्ट्रों के बीच विदेशी नीति, ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विभिन्न क्षेत्रों के माध्यमों से भी संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा क्या होता है कि भाई सुरक्षा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा दी जाएगी। विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति, ठीक है ना, आपकी विदेश नीति, मान लो भारत की विदेश नीति क्या है, ठीक है, चाइना की विदेश नीति क्या है, अमेरिका की विदेश नीति क्या है, उन सभी चीज़ों का विदेश नीति का अध्ययन किया गया है। वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन किया गया है, उसमें कैसे क्या ग्लोबलाइजेशन कैसे काम कर रहा है एक बेस्ट लेवल पर, बड़े से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं जब इंटरनेशनल टेररिज्म की, कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसको कैसे कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ठीक है, एक साथ रह के काम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, ठीक है, इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण इकोलॉजिकल, ठीक है ना, पर्यावरण की बात कर रहे होते हैं। तो वो जैसे कि पेड़ों को कम मतलब काटते रहोगे तो जरूर तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, तो वो किससे उससे कैसे निवारण करना है, कैसे उपाय बचने के तरीके खोजने पे, ठीक है ना, उन सब पे बात होती है। विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से संबंधित होता है ये, ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, वर्तमान में फ्यूचर में की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने ले लिया है। इसके अंतर्गत राज्यों के परस्पर पर संघर्ष के साथ साथ असहयोगात्मक पहलू को भी जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इनके अतिरिक्त आज राज्यों के अलावा अन्य कई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य, व्यक्ति, संस्था, संगठन, कई अन्य राज्य इकाई भी शामिल हो गई हैं इसमें, ठीक है ना। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्भव, ये दूसरा क्वेश्चन वाला है जो, ठीक है। प्रकृति और क्षेत्र पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे, लेकिन आगे है वो मैंने लिख रखा है पीडीएफ में, ठीक है ना। पहले आप ये उद्भव और क्षेत्र देख लो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, बल्कि ये विषय 20वीं सदी की उपज है, ठीक है, 20वीं सेंचुरी में आया था ये। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वुडरो विल्सन पीठ की 1919 की स्थापना से ही इसका इतिहास आरंभ होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इंटरनेशनल रिलेशन का। इस पीठ का प्रथम आसीन होने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एल्फ्रेड जर्मन थे, जो बाद में अन्य प्रमुख विद्वानों ने पीठ की सुशोभित किया, जिसमें प्रमुख थे C.K. बेस्टर, E.H. कार है, सॉरी, ठीक है, E.H. कार लिख गया ये, E.H. कार, ठीक है, E.H. कार, हाँ कार, ठीक है ना, P.N. रेनॉल्ड, लॉरेंस डुब्लू, ठीक है, मिल्टन T.E. इवांज आदि है, ठीक है। थोड़े अजीब से नाम हैं पर याद रखने होंगे आपको। केंथन थॉमसन जो सन 1962 के रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल में प्रकाशित अपने लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, 4 पॉलिटिकल, ठीक है, लाइन बनाते हैं, यानी एक सड़क बनाते हैं, 4 भाग डिवाइड कर देते हैं वो 4 भागों में, ठीक है, जिसके आधार पर इस विषय का सुस्पष्ट और सुनिश्चित अध्ययन संभव हो सकता है। पहला है वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया संधि क्या थी? जो 1648 में आई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम वेस्टफेलिया की संधि में प्रकट हुई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य की अवधारणा के उदय के संकेत 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से मिलता है, जिसमें यूरोप में 30 वर्षों के युद्ध को समाप्त किया, और यह संधि राज्य और राज्य व्यवस्था के कानून को मान्यता दे देती है, ठीक है ना। ये वेस्टफेलिया की संधि आती है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व आरंभ होता 1919 तक। क्या कूटनीतिक है? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जब, उसके युद्ध से पूर्व का इतिहास जो रहा है, कानून, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलू पर विचार करते थे, ठीक है ना, वाद व्यवहार, वाद विवाद किया करते थे। मुख्य रूप से इतिहासकार ही
इसका अध्ययन राजनीतिक इतिहास तथा अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के रूप में करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञों और विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख लेखा जोखा होता है, ठीक है, मिलता है। इसे कूटनीतिक इतिहास की संज्ञा दी जाती है। E.H. कार, देखो यहाँ नाम आ गया ना सही, E.H. कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध का संबंध केवल सैनिकों तक ही समझा जाता है, जिसके पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राज्यों तक होता है। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक देशों में भी परंपरागत रूप से विदेश नीति को दलगत राजनीति से अलग रखा जाता था तथा चुने हुए अंग भी अपने आप को विदेश मंत्रालय पर अंकुश रखने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, ठीक है, इसमें बताते हैं। फिर आगे हैं 1919 से पूर्व, ठीक है, 1919 से पूर्व इस विषय के प्रति उदासीनता के कई कारण थे, ठीक है ना। पहला का मतलब एक प्रथम कारण ये था कि इस समय तक सही समझ जाता था, ठीक है, यही समझा जाता था उस समय कि युद्ध जो होता था वो राज्यों में गठबंधन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गरीब और बेरोजगारी होती है, यानी गरीबी होगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी है तो गरीबी होगी, ठीक है ना। अतः युद्ध, विदेश नीति और राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों को रोक पाना मानवीय सामर्थ्य के वश से बाहर माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, ठीक है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, ठीक है ना, इतने भयानक नहीं हुए थे। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि संचार साधनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित रह गई है, मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों को नहीं मिल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ सीमित ही रह गई है संबंध, ठीक है। इस प्रकार इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे बड़ी कमी सामान्य हितों का विकास रहा है। इस काल में केवल क्या होता है कि राजनीतिक इतिहास का वर्णन अध्ययन मात्र ही हुआ है। परिणाम स्वरूप इसमें ना तो वर्तमान तथा ना ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में मदद मिली है। और इस युग का मंत्र क्या है? उपलब्धि। 1919 में वेल्थ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में पीठ की स्थापना की गई है। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, राजनीति सुधारवाद का युग, ठीक है, जो 1939 से 1945 में आया, राजनीतिक सुधारवाद का युग। और वो युग ये रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो 1939 से 1945 के बीच में होने वाला था, ठीक है, हुआ वाला एक सशक्त विश्वव्यापी संघर्ष था, एकदम बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया इसने। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट थे। एक धुरी राष्ट्र थी, धुरी शक्तियाँ, ठीक है, धुरी शक्ति ये आप 11th-12th में भी पढ़ा है आपने, शायद 12th में पढ़ा है। ध्रुवीय शक्तियाँ जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, और मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था इसमें, ठीक है, ये थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद क्या होता है, जब डिक्लाइन हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने वास्तव में एक वैश्विक चरित्र को विकसित कर लिया था, चरित्र को विकसित करना शुरू कर दिया था कि नए अध्याय को जोड़ा जाए। इसमें प्रत्येक राष्ट्र ने अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य देशों के हितों के साथ शांति, सुरक्षा और विकास के अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ भाई शांति बनाए रखो, सुरक्षा बनाए रखो, विकास करो अपना अपना, ठीक है। और इंडिया इस वक्त क्या कर रहा था, इंडिया इस वक्त गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उन्होंने, ठीक है, जिसमें अलग रह के अपना विकास करना चाहता था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विकास को दो विश्व युद्धों के बीच का काल के रूप में देखा जाता है। इसमें सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई, यानी कि यूएनओ की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएन की स्थापना की इन्होंने, और ये आशा जताई कि अब विश्व में सुधार लाया जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया, यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलप किया गया। इस काल के विद्वानों यानी राजनीतिज्ञों, राजनेताओं और चिंतकों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थिति युद्ध और शांति की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस, ठीक है, उद्देश्य हेतु कुछ कानून और नैतिक उपागमों की संरचनाएं की गई, जिसके निम्न प्रमुख आधार थे, ठीक है ना। क्या उपाय और कानून किए गए वो देख लेते हैं, ठीक है। शांति स्थापित करना सभी राष्ट्रों के साझा हित होगा, यानी
सभी राष्ट्र क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, युद्ध के लिए कोई कार्य नहीं, क्योंकि युद्ध सरकारें कर देती हैं और मासूम जनता मारते हैं, ठीक है, मर जाते हैं भाई मासूम जनता, सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम जनता को। गवर्नमेंट का क्या होता है, कभी नेता का बेटा देखा है आपने कि बॉर्डर पर जाके मरता हो, ठीक है ना, देश हित के लिए लड़ता हो, क्यों, मासूम जनता के लड़कों बच्चे जाते हैं मरने, ठीक है। तो कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि भाई, सभी गवर्नमेंट से यही है निवेदन कि राष्ट्र को इस हित साझा करे और कोई हथियार का प्रयोग और त्याग ना देने, यानी शांति स्थापित करोगे एकदम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, राष्ट्रों की साझा हित है, राज्यों को हथियारों का प्रयोग त्याग देना चाहिए, मतलब जो स्टेट है या राज्य हैं जो देश है उसको हथियारों का प्रयोग त्याग दो, जभी शांति लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून व्यवस्था के माध्यम से झगड़ों को निपटाया जा सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई झगड़े होते हैं उनको क्या है, कानूनी व्यवस्था से समझा लो यार, बैठ के बातचीत बना लो, अपना सुलझा लो मामला, आपस में लड़के क्या फ़ायदा है। राष्ट्र की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून के माध्यम से अनुसूचित शक्ति प्रयोग को प्रतिबंध किया जा सकता है, यानी इंटरनेशनल कानून भी होता है, ठीक है। आपने कभी अगर आगे पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंटरनेशनल कानून में कैसे अपील करते हैं, कौन कौन से देश है। कभी देखते हो ना, पर्यावरण को लेके, ज़मीन को लेके बहुत सी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती हैं, ठीक है, यूएनओ में जजमेंट न्यायपालिका में चलता है, ठीक है, वो अलग विषय, उसमें कभी और बात करेंगे। राज्यों की सीमा परिवर्तन का कार्य भी कानून या बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है, बिना लड़ाई के ही, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी जो चीन और भारत का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इसमें जो कब्जा कर लेते हैं ना, ये सीमा विवाद, इसमें परिवर्तन या कार्य कानून बातचीत से भी हल किया जा सकता है। अब ये ठीक है, वो तो खत्म हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, ठीक। अब आते हैं भाई, इसका प्रकृति उद्भव और विकास तो खत्म हो गया, अब आते हैं प्राकृतिक क्षेत्र पर, ठीक है। प्रकृति और क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय, ये यहाँ से टूट के क्वेश्चन बनता है। प्राकृतिक और क्षेत्र में क्या बनता है कि भाई प्रकृति क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेचर की बात करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन नेचर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है, मतलब चेंजेस हमेशा होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, क्यों, क्योंकि हमेशा परिवर्तन होते हैं, नए कानून नियम आएंगे तो परिवर्तन तो होते ही रहेंगे। इसलिए कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है, चेंजेस तो आने ही हैं। इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है कि कहाँ तक बदला होगा और कहाँ तक सभी शांत होंगे, क्योंकि सभी तो भाई पावर चाहते हैं ना, अपितु ये अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज भी नवीन प्रयोग और विषयों के सम्मेलन से जुड़ी है, मतलब नए नए रिसर्च होते रहते हैं, इसमें खोजी जाती है कि क्या क्या विषय जोड़े गए हैं, क्या रखा गया, क्या नया चीज़ किया गया है। अब मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सा बड़ा मुद्दा हो जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो मुद्दा हो जाता है, वो भी एक रिसर्च का बेस बन जाता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, आने वाली संभावनाएं क्या रही हैं, ठीक है। एक अन्य बात यह उभर कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल है, ठीक है, इंटरनेशनल जो स्थिति है वो बहुत जटिल है, इसके अध्ययन हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता होती है, मतलब बड़े लेवल पर प्रयास करना होता है, ठीक है, अगर आप इसमें रिसर्च करोगे तो। ये निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है, परंतु ये भी काफ़ी हद तक ही सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के आंतरिक विभिन्न संगठनों, समुदायों, संस्थाओं आदि का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया, मतलब जो राज्य के अंदर संगठन है, जो समुदाय है, जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, उनका भी अध्ययन करना आवश्यक हो गया है, उनके बिना आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु विभिन्न क्षेत्रों का आयामों का अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु क्या है, विभिन्न स्तरों पर जो लेवल पर आयामों का अध्ययन होता है, इस विषय का अध्ययन अनुशासकीय और अधिक कुशलतापूर्ण हो सकता है। इसके अध्ययन हेतु नवीन दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता रहता है और इसके माध्यम एवं समाजीकरण हेतु नए प्रयासों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ तक यथार्थवाद, ठीक है, व्यवस्थावादी, क्रीड़ा, सौदेबाजी तथा निर्यापरक उपागम की उत्पत्ति हुई, जो ये थॉट आए, अप्रोच आए हुई, इस विषय पर उत्तर शीत युद्ध में उत्तर आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था, क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी
आदि की जो उत्पत्ति होती है, भावी विश्व में वैश्विक और इससे जुड़े मुद्दे पर नए उपागमों के कार्य होने के व्यापक संभावना, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उपागम है, ठीक है ना, अप्रोचेस हैं जिसे कहते हैं, या दृष्टिकोण कहते हैं, ये इन्होंने अध्ययन करके ही तो ये नए नए चीज़ें लाई हैं। जो यथार्थवाद मानते हैं कि भाई अब जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, वो पावर पाने के लिए सब कुछ करती है, शक्ति संघर्ष है उसमें, ठीक है ना। तो वो भी तो कई रिसर्च करके ही बताया गया होगा कि ये ऐसा क्यों है इसमें, और ये बात सच है कि हर देश चाहता है कि मैं पावरफुल बनूँ। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र क्या रहा है। पहला विषय क्षेत्र है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। ये देखियो हंस जे मार्गेंथ्यू हैं, ये कहते हैं कि भैया देश अपने आप को सबसे पावरफुल मानना चाहता है, बनना चाहता है, और उसको शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष रहता है कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी किस पे हो, मेरे पास हो, सबसे पावरफुल हथियार किस पे हो, मेरे पास हो, ठीक है ना। कोई मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करे, जो मैं चाहूँ वो वीटो का प्रयोग करूँ, जब मैं चाहूँ जो मर्जी करूँ, ठीक है। ये सब की बात करते हैं। हंस जे मार्गेंथ्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस 1948 में आई थी इनकी पुस्तक। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्ष उत्पन्न होता है, और ये वैश्विक स्तर पर शक्ति को दावे, माध्यस्थता और संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। मतलब बैठ के बातचीत कर लो यार कि इतना शक्ति पावर ले क्या करोगे। इसलिए एक राष्ट्र के लिए शक्ति अर्जित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि पावर मांगो स्टेट, कि जो जितना पावरफुल होगा स्टेट वो उतना ही विकसित करेगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। हंस जे मार्गेंथ्यू में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रारंभ में क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य युद्ध और युद्ध को समाप्त करना था, परंतु वर्तमान में आधुनिक प्रवृत्ति क्या हुई कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में शक्ति के आधार पर समझने की गई, मतलब पावर के आधार पर, भाई शक्तिशाली हूँगा जब भी मेरी बात कोई सुनेगा। आज प्रत्येक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने, शक्ति की बुद्धि करने की, उसका प्रदर्शन करने में विश्वास करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस स्थिति को समझने और उसके संदर्भ में विश्व की समस्या को हल करने के उपाय बताता है, ठीक है। दूसरा है प्रमुख शक्तियों की विदेश नीति, यानी पावरफुल कंट्रियों की विदेश नीति क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल कंट्री है, रूस भी पावरफुल है, चीन भी है, यूरोपीय संघ भी है, ठीक है, जापान भी है और भारत भी है। ये सारे पावरफुल कंट्री हैं। जैसे प्रमुख शक्तियों की विदेश नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण गठन करती है। मतलब पावरफुल कंट्री अगर विदेश नीति बनाती हैं तो जो छोटे देश होते हैं ना वो डर हो जाते हैं कि क्या नीतियाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, थोड़ा सहमे रहते हैं। पावर क्योंकि रहती है इनके पास ना। ये प्रमुख शक्ति अंतर्क्रिया विदेश नीति के मामलों में प्रेरित शक्तियाँ हैं। ये शक्ति संतुलन, शीत युद्ध, द्वित्वांत, ठीक है, और नव शीत युद्ध के विचार, विदेश नीति और अन्य राष्ट्रों उनके प्रभाव को दर्शाता है, कि बताता है कि अन्य राष्ट्रों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पड़ सकता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता, संवाद, निरस्तीकरण पर बातचीत जैसे द्विपक्षीय संबंधों में संबंधित गतिविधियां, समूह विनाश के हथियार का अग्रसर और राष्ट्रों के बीच तनाव में कमी लाना होता है। इसमें रणनीतिक विचार के साथ युद्ध और शांति पर चर्चा की और राज्य में सुरक्षा में सीधे संबंध, मतलब सुरक्षा का मतलब होता है कि हथियारों में कमी लाओ। आप प्रसार विन्यास संधि पे हस्ताक्षर करो कि कोई भी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी जंग नहीं करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा पावरफुल हथियार नहीं करेगा। अब कोई भी मामला होगा वो बैठ के बातचीत से सुलझाया जाएगा, ठीक है, पूर्ण सहमति से सुलझाएगा, संधि से सुलझाया जाएगा। लेकिन हथियार, किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग करके किसी को भी आघात यानी मारपीट, झगड़ा, उसकी लड़ाई बर्बादी नहीं करेगा, ठीक। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका अध्ययन इस बात पर केंद्रित करता है कि बाजार राजनीति किस प्रकार से आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि बाजार राजनीति को किस प्रकार को प्रभावित किया जाता है और नीतियाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। और 1980 के दशक मध्य वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ विद्वान के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थ में एक नए सिरे का विकास हुआ है। इसमें साफ सीधा कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक है लेवल पर क्या होता है कि जो व्यापार कैसे हो रहा है, मतलब इंडिया,
रूस के साथ या अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है ना। बाजार, एक तो व्यापार एक बड़े लेवल, अब छोटे पे होता है तो सब बाजार कह देते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी तो बाजार चल रहा है, तो वो तो राजनीतिक ठीक है अर्थव्यवस्था की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो इंडिया ने एक सामान बनाया रेंडमली, कोई भी मान लो एक हथियार बनाया, वो क्या करेगा, अमेरिका को बेच देगा या रूस को बेच देगा, तो वो भी तो इकोनॉमिक्स आ रही है ना, पैसा आ रहा है, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये इंटरनेशनल वैश्वीकरण इसलिए है क्योंकि इंडिया ने वो बोला कि भाई जिसको ये हमारा उत्तम तकनीक है, जिसको खरीदना हो आ जाओ। अब अमेरिका कहता है कि मुझे दे दो, रूस कहता है मुझे दे दो, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, जो मतलब व्यापार तो ऐसे ही होगा, उसको टेंडर दे दिया जाता है कि भाई ये ठीक है, ये हथियार ले लो आप हमसे इतना, ठीक है, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। अंत अब इसमें है राजनीतिज्ञों के लिए महत्व क्या रहा है, जो राजनीतिज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विचार के सिद्धांत राजनीतिज्ञों का वह ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें विदेशों की नीति संबंधी समस्याओं जैसे कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीयकरण, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, निशास्त्रीकरण आदि का समाधान करने से सहयोग देते हैं, ठीक है ना। यानी को कहते हैं कि साम्राज्यवाद मत करो, उपनिवेश किसी पे कब्जा मत करो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही से चलाओ, ठीक है, जाके पैसा इकोनॉमिक्स ग्रो हो, देश डेवलप करे, ठीक है, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीयकरण यानी इकोनॉमिक्स को ग्लोबलाइजेशन कर दो कि सभी देशों का संपन्न रहे, अंतर्राष्ट्रीय नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था लाओ, नई नई नीतियां लाओ जो देश और विकास को लिए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि आप शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हथियार का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, सभी बातों को शांतिपूर्ण समाधान से समझो। वैश्वीकरण, ठीक है ना, यानी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है कि औद्योगिक उत्पादनों और सेवाओं में सीमा पार व्यापार और पूंजी श्रम को सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप विश्व भर में अर्थव्यवस्था, संस्कृतियों और सामाजिक गतिविधियों की बढ़ती परस्पर निर्भरता को संदर्भित करता है। कई देशों में इन राष्ट्रों को आंदोलन का समर्थन किया है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है कि आपने मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ बनाई और उसको बाजार में बेचो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार के संबंध में ना कोई सीमा है, कोई व्यापार, कोई निपुण पूंजी दो, अपना व्यापार करते रहो, यही है मोटा मोटा इसमें कहने के लिए, ठीक। आर्थिक गठबंधन को विकसित किया, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध के पश्चात इस शब्द का ने लोकप्रिय हासिल की क्योंकि इसकी सरकारी व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दैनिक गतिविधियों का आकार दिया। क्यों? क्योंकि ये व्यापार वैश्वीकरण विश्व लेवल पे होने लगा तो सभी देशों को नॉलेज होगी और सभी देशों को ये पता लगना चाहिए कि कौन सी उन्नत तकनीक किस देश के पास है, ठीक है ना, कौन क्या चीज़ बेचना चाहता है, क्या व्यापार करना चाहता है, क्या मतलब अब देश को दूसरे देश को देना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों में विश्व भर के राज्यों के लिए चिंता बढ़ी है। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, पेयजल की कमी हो रही है, यानी पीने के पानी की कमी हो रही है। पर्यावरण मुद्दे विश्व भर में चिंता का विषय है, लेकिन इस पर साला कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है ना। विश्व शांति में योगदान क्या है? विश्व शांति में योगदान यही है, ठीक है, विश्व शांति में योगदान, विश्व शांति आज की आवश्यकता है जो प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थिति यानी विश्व शांति और युद्ध का एक समान अध्ययन करना है, यानी विश्व में शांति लाओ की स्थापना प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय राजनीति युग में विशेष महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व में शांति लाओ, शक्ति के लिए संघर्ष मत करो, हथियार का प्रयोग ना करो, शांति बनाए रखो, ठीक है ना। कोई भी अगर मुद्दा हो तो आप बैठ के सुलझा सकते हो। ये निष्कर्ष आप देख लो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप परिवर्तनशील है, यानी हाँ चेंजेस होते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। जब जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिवेश, कार्यान्वयनों और घटनाओं में परिवर्तन आएगा, इस अध्ययन के लिए तरीकों और दृष्टिकोण का भी परिवर्तन आएगा, मतलब चेंजेस आएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान लो किसी के देश के साथ नीति अच्छी है, किसी के साथ नहीं है, या कोई और बात है, तो चेंजेस आएगा। तो भाई दृष्टिकोण के उसको देखने और उसको अध्ययन करने के भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएंगे ना। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन स्थायी ना होकर निरंतर होते बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। साथ साथ कारकों, स्तरों, आयामों आदि के कारण ही बहुत जटिल है और इसके शुरुआत अध्ययन हेतु बहुत स्पष्ट, तर्कसंगत, व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आता है इसमें दूसरा क्वेश्चन, बिग बैंग की अध्ययन, ठीक है। बिग बैंग का अध्ययन क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिग बैंग का अध्ययन, इंट्रोडक्शन देख लो। यह बिग बैंग के अध्ययन का मतलब ब्रह्मांड के निर्माण से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत से है।
ठीक, जैसे कि बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ है, उसके परिणाम से संसार का निर्माण हुआ है। जैसे कि वेस्टफेलिया की संधि के आने के बाद यूरोप में संप्रभुता राष्ट्रों का वितरण हुआ, जिसमें 30 सालों से यूरोप में चल रहे युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ, यूरोप में गृह युद्ध चल रहे थे, उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। साथ ही कुछ विद्वानों ने 1920 में भी एक मील के पत्थर के रूप में लिया, और जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये इंट्रोडक्शन में लिख देना आप, सन 1648 वेस्टफेलिया की संधि और 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वाले वर्षों ने एक नए संप्रभुत्व राज्य व्यवस्था का संरचनात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसमें अध्ययन के लिए बिग बैंग के रूप में जाना जाता है। यानी वेस्टफेलिया की संधि और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वाले वर्षों ने एक संप्रभु राज्य की स्थापना, एक संरचनात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया। नक्शा देख रहे हैं आप, ठीक है, जिसके लिए इस अध्ययन को क्या करें, मतलब इस रिसर्च को क्या कर रहे हैं, बिग बैंग के रूप में माना जाता है। बिग बैंग का अध्ययन में विस्फोटिया की संधि क्या कहती है, बिग बैंग के अध्ययन में, ठीक है, वेस्टफेलिया की जो संधि है 1648 में, ये नक्शा देख लेना आप, वेस्टफेलिया की संधि के नाम से विख्यात इस संधि को कूटनीतिक कारनामा माना जाता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मुद्दे के हल के लिए व्यवहारिक तरीके खोजने जैसे बातें तय की गई, कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है और जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनके तरीके खोजने गए, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तरीके खोजे गए। इस संधि ने ईसाई समुदायों की बराबरी तय करने का साथ शांति में धार्मिक सहजीवन का आधार बताया है इसमें, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि ने जर्मनी की धार्मिक समस्याओं को सुलझाया, ठीक है, जर्मनी में जो धार्मिक समस्या थे चर्च वर्च वाले, उसको सुलझा दिया, तथा जर्मन में नया राजनीतिक विभाजन करने में वह सफल रही। इसके अतिरिक्त विजय हुए जो फ्रांस और स्वीडन को इस संधि के द्वारा उनके अनेक प्रदेश भी प्राप्त हुए। इन्हें हंस मार्ग अर्थातवादी विचारक हैं हंस जे मार्गेंथ्यू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन में यह माना कि लिखा है कि वेस्टफेलिया की संधि है ने यूरोप में धार्मिक युद्धों को समाप्त कर दिया, यानी जो रिलेशन यानी धार्मिक मुद्दे थे, युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध, उसको समाप्त कर दिया। हंस जे मार्गेंथ्यू मानते हैं क्षेत्रीय राज्य को आधुनिक राज्य प्रणाली का आधारशिला बनाया गया। वेस्टफेलिया संधि शांति संधियों की एक श्रृंखला थी, मतलब इसमें शांति समझौता है, 30 साल का युद्ध को समाप्त कर, जिसमें विनाशकारी संघर्ष के रूप में यूरोप को घेर लिया था, कि मतलब युद्ध चलेगा, उसको समाप्त कर दो यार, ठीक है ना। इस संधि ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संधि ने राष्ट्र राज्य प्रणाली के लिए आधार तैयार किया, ठीक है, एक बेस तैयार कर दिया इस संधि ने, कि क्षेत्रीय संप्रभुता होगी और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को स्थापित किया, और संघर्ष को हल करने के लिए, समाधान के लिए राजनीतिक वार्ता की शुरुआत की इन्होंने, ठीक है। बिग बैंग के अध्ययन हेतु संयुक्त राष्ट्र लीग की स्थापना 1920, ये देख लीजिए, ये चित्र लगा रखा है मैंने, ठीक। राष्ट्र संघ एक संयुक्त राष्ट्र बोलो, संघ राष्ट्र है ये, संघ राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें स्थापना 1920 में वायसराय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई। 1920 में जो वायसराय की संधि उसके परिणाम स्वरूप, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पूरी तरह समाप्त कर दिया, कि अब ये आगे नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, राष्ट्र संघ का कार्य युद्धों को रोकना था, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति सद्भावना बनाए रखना, युद्ध को रोकना, संयुक्त राष्ट्रों की राजनीतिक स्वायत्तता, प्रादेशिक अखंडता को की रक्षा करना था। भाई युद्ध को रोक दो और शांति बनाए रखो, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसाधारण के कल्याण के कार्य होंगे, जैसे दास प्रथा, महामारियों को रोकने प्रयास, स्त्रियों के क्रय विक्रय को प्रतिबंध, यानी कि स्त्रियों को पहले बेच दिया जाता और खरीदा जाता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पे प्रतिबंध, महामारियों को रोकने के लिए प्रयाग करो उनका प्रयोग करो, स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है ना, यानी मेडिकल सुविधा बढ़िया होनी चाहिए, मानव जीवन की खुशी बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देना था इसका काम, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन की संधि का प्रक्रियान्वय करना था इनका। अब आप ये निष्कर्ष देख सकते हो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राष्ट्र संघ में विस्तार के लिए अनेक कार्य किए हैं इसने। हम इस अध्याय के लिए इन्हें बिग बैंग के रूप में जानते हैं। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे
ये वाला क्वेश्चन हर्ष मार्गेंथ्यू का छठा सिद्धांत, 6 सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं यानी कि यथार्थवाद के बारे में और नौ यथार्थ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का जरूर इंतजार करें।